सबसे पहले बात करेंगे गाजीपुर की। गाजीपुर में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। दिलदार नगर थाना क्षेत्र के रक्सवाहा इलाके में मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गौ तस्कर घायल हो गया। घायल तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौ तस्कर से 3 गौवंश और साथ ही 1 तमंचा और साथ ही 3 कारतूस भी बरामद किए गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुठभेड़ के बाद की, जब गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया और साथ ही तस्कर के पास से 3 गौवंश और इसके अलावा 1 तमंचा और 3 कारतूस भी बरामद किया गया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में शाही ईदगाह विवादित परिसर के सर्वे पर हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर विवादित स्थल का सर्वे कराए जाने वाली अर्जी पर आज फैसला आएगा। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को सुनवाई करने के बाद में फैसला सुरक्षित किया था और वहीं शाही ईदगाह मस्जिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील ने आपत्ति दर्ज कराई थी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में शाही ईदगाह विवादित परिसर के सर्वे पर हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर विवादित स्थल पर सर्वे कराए जाने वाली अर्जी पर आज फैसला आएगा। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच दोपहर 2 बजे अपना फैसला सुनाएगी। तो आपको बता दें कि जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को सुनवाई करने के बाद में फैसला सुरक्षित किया था। वहीं शाही ईदगाह मस्जिद और साथ ही यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील ने आपत्ति जाहिर की थी। अयोध्या हुई हमारी, अब है मथुरा की बारी, अब है मथुरा की बारी। कुछ ही देर में माननीय उच्च न्यायालय से माननीय न्यायमूर्ति मयंक जैन जी के न्यायालय से अभी एक श्री कृष्ण जन्मभूमि बेनाम शाही मस्जिद ईदगाह प्रकरण में बहुत बड़ा निर्णय आने जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होगी। देखते हैं क्या निर्णय आता है, हम पूरा स्वागत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में मथुरा से संवाददाता नितिन गौतम जुड़ गए हैं। नितिन, आज का दिन बेहद खास, 2 बजे फैसला आएगा सर्वे पर, क्या अपडेट है? आपने कहा कि आज अब काफी अहम दिन है, क्योंकि लगातार जो हिंदुवादी संगठन और याचिकाकर्ता है उनके द्वारा लगातार इस बात की अपील की जा रही थी कि 13.37 एकड़ जो श्री कृष्ण जन्मभूमि की विवादित जगह है जिस पर शाही ईदगाह मौजूद है उसका जो है सर्वे कराया जाए। तो लगातार इस बात की मांग जो निचली अदालत थी, जिला अदालत थी, उसमें की जा रही थी और उसके बाद जो सारे मामले करीब 18 मामले जो हैं वो हाईकोर्ट में ट्रांसफर हुए थे और उसके बाद उनकी सुनवाई वहीं चल रही थी, जिस पर जो मुख्य पक्षकार है उनके द्वारा ये अपील गई थी कि सबसे पहले जो शाही ईदगाह है उसका सर्वे कराया है, क्योंकि लगातार जो मुस्लिम पक्ष है उसमें जो है उसको जो धार्मिक चिन्ह है उनको कहीं ना कहीं खुर्द-बुर्द कर सकता है। तो लिहाजा अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान जो फैसला था उसको सुरक्षित रख लिया और माना जा रहा है कि आज 2 बजे के बाद ये फैसला आ सकता है और अब देखना होगा कि अदालत क्या फैसला देती है। अगर शाही ईदगाह के सर्वे का अदालत फैसला देती है तो हिंदुवादी संगठनों और के लिए बड़ा अहम दिन होगा। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। गोरखपुर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर एसएसपी ने गंभीरता दिखाई है। एसएसपी ने जिले के जाम से प्रभावित इलाकों का भ्रमण किया और मौके पर जाम की समस्या के निस्तारण को लेकर भी निर्देश दिए। एसएसपी ने बताया कि जाम से प्रभावित इलाकों का मुआयना किया गया है, जिसमें शहर और देहात के जाम प्रभावित इलाके शामिल है। एसएसपी ने भरोसा दिलाया है कि जाम की समस्या को दूर किया जाएगा। बृहद अभियान पूरे जनपद गोरखपुर विशेष रूप से नगर क्षेत्र में ट्रैफिक के संबंध में चलाया जा रहा है, जिसमें कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमारी सड़क है उसके ऊपर जो एंक्रोचमेंट्स है वो हटाई जा रही हैं, जो अस्थायी निर्माण अवैध रूप से किए गए हैं उनको हटाया जा रहा है। इसके साथ साथ पुलिसकर्मियों की ड्यूटी, उनकी नियुक्ति भी अधिक संख्या में लगाई गई है। जहाँ जहाँ कुछ इंजीनियरिंग के इश्यूज हैं, जहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे बने हुए हैं जो ट्रैफिक के चलने में अवरोध हो रहे हैं, उनको भी हटाया जा रहा है। और अब खबर अयोध्या से है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पहुंचने वाले मेहमानों के लिए लखनऊ प्रशासन भी कमर कसे हुए है। जिला प्रशासन आने वाले मेहमानों के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 7-8 हजार मेहमान आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे में मेहमानों की सुविधा के लिए लखनऊ से अयोध्या तक के मार्ग पर ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण भी किया जाएगा। इस ग्रीन कॉरिडोर के जरिए यातायात को सुगम रखने का प्रयास होगा और इसके साथ ही रामनगरी आने वाले राम भक्तों के ठहरने की भी पूरी तैयारी की गई है।
तमाम इंतजाम किए गए हैं और राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 25,000 मेहमानों के रुकने और साथ ही बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी और जिला प्रशासन भी रामनगरी आने वाले मेहमानों के रुकने और उनके सेवा सत्कार की तैयारी कर रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी गेस्ट हाउस को ठीक करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही मेहमानों को राम जन्मभूमि परिसर तक ले जाने और साथ ही लाने को लेकर योजना भी बनाई जा रही है। आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में रुकने की व्यवस्था ट्रस्ट ने स्वयं की है। इसके अलावा हम लोगों ने जितने गेस्ट हाउसेज हैं उनको ठीक करा लिया है और लगभग 7 से 8,000 उस समय इन्वाइटीज़ होंगे जिनको उस समय अनुमति या इन्वाइट किया जा रहा है उस फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उन सबको यहाँ पे लाने के दृष्टिगत और कैसे सुगमता से वो लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाएं, कहीं कोई ट्रैफिक का अवरोध ना हो, पार्किंग प्रॉपर हो, पब्लिक अम्यूनिटीज़ प्रॉपर्ली उपलब्ध रहें, इन सब की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। 22 जनवरी को भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। 7 से 8,000 मेहमान इस पल के साक्षी होंगे जिन्हें आमंत्रित राम मंदिर ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब अयोध्या आने वाले मेहमानों के लिए लखनऊ से ही ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा जो अयोध्या तक यातायात निर्बाध रूप से संचालित हो सकेगा और इसके साथ ही अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम मार्ग उपलब्ध रहेगा। राम की नगरी में लगभग 25,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था राम मंदिर ट्रस्ट कर रहा है, तो वहीं जिला प्रशासन भी 7 से 8,000 मेहमान जो अयोध्या आएंगे उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है और अयोध्या के सभी गेस्ट हाउस और होटल को सुव्यवस्थित करने के निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं। बेहतर यात्री सुविधा के साथ साथ पार्किंग की भी बेहतर व्यवस्था प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर रामनगरी में देखने को मिलेगी। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां पर जहानगंज के अकबेलपुर में निर्माणाधीन महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए भी पहुंचेंगे। इसके साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। अकबेलपुर भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विश्वविद्यालय भी जाएंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। जहानगंज के अकबेलपुर में निर्माणाधीन महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने भी पहुंचेंगे और इसके साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। तो बीजेपी की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और साथ ही पूरे देश को बीजेपी के साथ में जोड़ने की कोशिश की जा रही है 2024 को ध्यान में रखते हुए। और आज इस यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही कई बड़ी सौगातें भी आज सीएम दे सकते हैं। तो सुहेलदेव विश्वविद्यालय बन रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, उसका निरीक्षण करने के लिए भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर भी रहेंगे, जहां पर सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे। तो वहीं सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीएम योगी संवाद करेंगे और साथ ही बीजेपी की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ जिन लाभार्थियों को मिला है उनसे बातचीत भी करेंगे, संवाद भी करेंगे। तो आज वाराणसी भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री का दौरा रहेगा, जिसको लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी पहुंचेंगे। तो पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और आज उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए ही मुख्यमंत्री पहुंचेंगे वाराणसी और इसके साथ ही सरकारी योजनाओं के जरिए जिन लोगों को लाभ मिला है उन लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे सीएम। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री और ज्यादा जानकारी के साथ में उपेंद्र द्विवेदी जुड़ गए हैं। उपेंद्र, कितने बजे मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंच जाएंगे और साथ ही आगे का स्केड्यूल क्या रहेगा वाराणसी पहुंचने के बाद में?
बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा में दोपहर के बाद पहुंचेंगे और इसमें विकसित भारत जो संकल्प यात्रा है उसमें शामिल होंगे और वहीं पर लाभार्थियों से मुख्यमंत्री बात भी करेंगे, संवाद भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 2 दिवसीय काशी दौरा है उसके बाबत जो तैयारियां हैं उसका जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे सर्किट हाउस में। इसके अलावा जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है उन योजनाओं का देखेंगे, उन योजनाओं का निरीक्षण भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद फिर काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। तो ये दौरा मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ा हुआ बेहद अहम है और हमेशा जब भी कभी प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होता है काशी में तो उनके दौरे से जुड़ी हुई तैयारियों को खुद स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका जायजा लेते हैं, उसको देखते हैं और इसी कड़ी में आज एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे, एक निजी स्कूल में कार्यक्रम रखा गया है और वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद फिर आगे की जितने भी निरीक्षण हैं, सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक है, ये सभी मुख्यमंत्री करेंगे। तो मुख्यमंत्री माना जा रहा है कि प्रोटोकॉल अनुसार सीएम शाम करीब 4 बजे जो है जनसभा स्थल हेलीपैड पर पहुंचेंगे और वहां पर जो तैयारियां हैं उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद वो मुर्जामराज के किसान इंटर कॉलेज में जाएंगे और वहां पे विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से ही पुलिस लाइन आएंगे और उसके बाद सर्किट हाउस में कुछ देर रुकने के बाद छोटी कटिंग मेमोरियल जो स्कूल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी में शामिल होंगे, वहां जाकर निरीक्षण करेंगे और यहाँ पर मुख्यमंत्री की विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग भी लेना है। वहीं से फिर सीएम नमो घाट जाएंगे और लौटते वक्त काल भैरव मंदिर और श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन कर रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में करेंगे और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 9 बजे मलदैया चौराहे पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर से सर्वेद मंदिर उमराहा भी जाएंगे। तो मुख्यमंत्री तो उपेंद्र कई सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे, रात्रि विश्राम भी करेंगे और कल लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। 3 राज्यों में बीजेपी के नए प्रयोग से मिली जीत अब यूपी में दोहराई जा सकती है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी मंत्रियों और साथ ही विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी हो रही है, जिससे कि मौजूदा कुछ सांसदों की धड़कनें बढ़ गई हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तीन राज्यों में सफल प्रयोग कहीं उत्तर प्रदेश के लिए संयोग न बन जाए, अब इसकी चिंता यूपी के सांसदों को होने लगी है। बेचैनी है कहीं सर्वे रिपोर्ट के आधार पर उनका टिकट न कट जाए, कहीं मंत्रियों को जिम्मेदारी मिलने से दोबारा चुनाव लड़ने का मौका न छिन जाए और इसी वजह से अब सांसदों में केंद्रीय नेतृत्व के रुख को देखते हुए टिकट की गारंटी को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन है। मोदी की गारंटी पर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने वाले सांसदों का टिकट की गारंटी अब संभव नहीं लग रही है। यही वो वजह है कि उत्तर प्रदेश में यह प्रयोग दोहराया जा सकता है। कई ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं जिनको लोकसभा के चुनावी समर में उतारा जा सकता है। दावा है कि बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश में सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारने का सफल प्रयोग यूपी में भी दोहरा सकती है। बड़ी संख्या में विधायक और मंत्री लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में कुछ मौजूदा सांसदों का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। दरअसल बीजेपी ने यूपी में सभी 80 सीट्स जीतने का लक्ष्य रखा है। जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दांव के संकेत मिल रहे हैं। इस बार प्रत्याशियों के चयन में नया प्रयोग संभव है, तो फिर कई मौजूदा सांसदों का टिकट कट भी सकता है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने मौजूदा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड कई स्तर पर तैयार करवा रही है। इसके लिए पहले एक दौर का सर्वे हो चुका है, दूसरे दौर का जारी है। विवादों में घिरे रहने वाले सांसदों पर पार्टी की पैनी नजर है। जब भी टिकट दिए जाते हैं पार्टी के अंदर तो तमाम कार्यकर्ता जो है उस दौड़ में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड किसको किस समय क्या जिम्मेदारी देगा, यह पार्टी समय समय पर तय करती है। मुझे लगता है इसको इसी दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि सभी हमारे यहाँ योग्य कार्यकर्ताओं की भरमार है। बीजेपी के लिए कहा जा सकता है कि चुनाव कोई भी हो, उसका केवल एक ही फॉर्मूला है, वो है जीत का।
और इसके लिए बीजेपी किसी का टिकट काटने से गुरेज नहीं करती, तो दूसरे दलों से आए लोगों को टिकट देने में भी कोई परहेज नहीं करती। ऐसे में किसका टिकट कटेगा और किसे टिकट मिलेगा, अब इसकी उठापटक शुरू हो चुकी है। टिकट की बात की जाए तो 2019 में 12 से ज्यादा सांसदों के टिकट कटे थे। 2022 में तकरीबन 80 से ज्यादा एमएलए के टिकट काटे गए। 2024 में कई सांसदों का टिकट कटना लगभग तय है। परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट कट सकता है, यानी ये तो तय है कि 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत और वहां हुए मंत्री वाले प्रयोग अब 24 में दोहराए जा सकते हैं। ऐसे में मौजूदा कुछ सांसदों का टिकट कटना तय माना जा रहा है। तमाम सांसदों की जो रिपोर्ट कार्ड आई है वो ये बताती है कि वो क्षेत्र से संपर्क उन्होंने नहीं रखा है, लोगों से मिले नहीं हैं, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है, विकास कार्यों पर रुचि नहीं दिखाई है और क्षेत्र का दौरा भी नहीं किया है। अब बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट, जो लोकसभा सदस्यों के टिकट कटेंगे, इसको लेकर लगभग तैयारी पूरी है। मतलब साफ है, 24 के चुनावी चक्कर में अब टिकट पर टक्कर है। कुछ नए चेहरों को मौका मिलेगा तो कुछ का टिकट कटेगा, क्योंकि पीएम मोदी सांसदों के साथ हुई मीटिंग में साफ कर चुके हैं कि आप में से कोई भी अपना टिकट पक्का ना समझे तो फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश का प्रयोग यूपी के लिए भी संयोग से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।